नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग इस क्लास में 30 क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने घंटी को उसमें टर्न ज़रूर कर दें, ठीक है, उसको प्रेस ज़रूर कर दें। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रागैतिहासिक का अर्थ है, पहला ऑप्शन आदिकाल, दूसरा ऑप्शन इतिहास, तीसरा ऑप्शन ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों एविडेंस मौजूद हों, ठीक है, या वह इतिहास जिसके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखा गया हो। देखो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, प्रागैतिहासिक का अर्थ है, पहला ऑप्शन है आदि इतिहास, दूसरा है इतिहास, तीसरा है ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक दोनों एविडेंस यानी साक्ष्य मौजूद हों, या चौथा ऑप्शन है वह इतिहास जिसके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखा गया हो। तो दोस्तों इसका आंसर आपका बनेगा डी, ठीक है, वह इतिहास जिसके पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधार पर इतिहास लिखा गया हो। तो आंसर क्या होगा कि वह इतिहास जिसके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखा गया हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव को आग की जानकारी हुई, मानव को आग की जानकारी हुई। तो पहला ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है उच्च पुरापाषाण काल में, तीसरा ऑप्शन है नवपाषाण काल में, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो आप बताओगे कि मानव को आग की जानकारी तो निम्न पुरापाषाण काल में ही हो गई थी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो उन्होंने पूछा कि आग की जानकारी कब हुई थी, तो कब हुई थी? निम्न पुरापाषाण काल में। कब हुई थी? निम्न पुरापाषाण काल में, ठीक है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि उन्होंने आग का प्रयोग कब किया, तब आप कहोगे नवपाषाण काल। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो निम्न पुरापाषाण काल है। तो आंसर कौन सा होगा? ए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन उसका प्रयोग उन लोगों ने कब किया था? उन लोगों ने प्रयोग करना नवपाषाण काल में सीखा था, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, पेबुल उपकरण संबंधित हैं। एक उपकरण है पेबुल, तो पेबुल उपकरण संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल से, तीसरा है मध्य पाषाण काल से, चौथा है नवपाषाण काल से। तो पेबुल उपकरण किससे संबंधित हैं? पेबुल उपकरण किससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल से, दूसरा है निम्न पुरापाषाण काल से, तीसरा है मध्य पाषाण काल से, चौथा है नवपाषाण काल से। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा निम्न पुरापाषाण काल से। तो पेबुल उपकरण जो हैं वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सोहन घाटी का संबंध है, पहला ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण युगीन स्थल से, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा कालीन स्थल से, तीसरा ऑप्शन है नवपाषाण युगीन स्थल से, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सोहन घाटी का जो संबंध है वो आपका निम्न पुरापाषाण युगीन स्थल से है, ठीक है। सोहन घाटी का संबंध किससे है? निम्न पुरापाषाण युगीन स्थल से, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक। आपको क्वेश्चन सारे आए हुए प्रश्न हैं, ये आपके आरओ, एआरओ और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, बेलन घाटी से प्राप्त उपकरण संबंधित हैं। बेलन घाटी से प्राप्त उपकरण संबंधित हैं वैदिक संस्कृत से, हड़प्पा काल से, निम्न पुरापाषाण काल से, या मध्य पाषाण काल से। तो बेलन घाटी से जो आपके उपकरण प्राप्त हुए हैं उनका संबंध
निम्न, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। ठीक है, तो उनका संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, मानव की आखेटक, ठीक है, मानव, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है, इसकी जगह पर क्या है? आखेटक, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है। पहला आपका ऑप्शन है पुरापाषाण काल से, दूसरा है मध्य पाषाण काल से, तीसरा है नवपाषाण काल से और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव की जो आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था है वो पूरा पाषाण काल में है। कब है? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल इसका आंसर होगा। तो मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था, इसका मतलब होता है कि पूरा पाषाण काल में मानव सिर्फ क्या करता था? शिकार करता था और उसको संग्रह कर लेता था और खाना शुरू कर देता था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सल्कों से बने औजार संबंधित हैं। किससे? सल्कों से बने औजार संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है उच्च पूरा पाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन है निम्न पाषाण काल से या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 7, सल्कों से बने औजार जो संबंधित हैं वो मध्य पाषाण काल से हैं। किससे हैं? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, तो सल्क मतलब जो पत्थर के बहुत ही छोटे छोटे मोटे मोटे बने होते हैं उनको सल्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका का संबंध किससे है? यानी भीमबेटका का संबंध है, यानी भीमबेटका का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है एक धार्मिक स्थल है या एक व्यापारिक स्थल है या एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, या चौथा ऑप्शन है एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप क्या कहोगे कि भीमबेटका का जो संबंध है वो आपका एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। ठीक है, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से क्या? चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। उत्खनन के आधार पर उत्खनन प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। उत्खनन के आधार के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, अगला है मध्य पूर्व पाषाण काल में, या सी ऑप्शन है ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में। तो उत्खनन प्रमाण के अनुसार पशुपालन का जो संबंध है वो आपका डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल से। उत्खनन कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ है वो मध्य पाषाण काल से हुआ है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ठीक है, तथा बागोर, भीड़वाला राजस्थान से भी मिले हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थल कौन सा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लंघनाज, दूसरा ऑप्शन है बीरभानपुर, तीसरा है आदमगढ़ और डी ऑप्शन है चोपनी मांडो। ठीक है, तो
मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य जहाँ से मिले हैं उसका नाम है आदमगढ़। क्या नाम है? आदमगढ़, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है चोपनी मांडो से, दूसरा ऑप्शन है काकोरिया से, तीसरा है महदहा से, चौथा ऑप्शन है सराय नहर से। तो दोस्तों बताओ कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा महदहा से। कहाँ से? सी ऑप्शन है महदहा से। ठीक, सुनिए, मध्य पाषाण कालीन मदहदा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जी.आर. शर्मा मदहदा में 3 क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र है, बूचड़खाना है, संकुल क्षेत्र है एवं कब्रिस्तान। ठीक है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नंबर 12 पर आते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दूसरा है मदहदा से, तीसरा है लेखड़िया से, लेखहिया से, चौथा है चोपनी मांडो से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा मदहा से। कौन सा होगा? मदहा। ठीक है, यानी हड्डी से जो निर्मित आभूषण हैं भारत में कहाँ में से मिले हैं? मदहा से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एक कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये कब्र है कहाँ? ठीक है, पहला ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दूसरा ऑप्शन है दमदमा से, ठीक है, तीसरा है मदहा से, चौथा ऑप्शन है लंगनाज से। ठीक है, तो एक कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं? सराय नाहर राय से, दूसरा है दमदमा से, तीसरा है महदहा से, या चौथा ऑप्शन है आपका लंगनाज। ठीक है, तो इसका आंसर है दमदमा से। तो एक कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, इसका ऑप्शन क्या है? दमदमा से। तो ये मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, सराय नाहर राय, कौन सा? सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों के मतलब खाने वाली। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, तीसरा ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, चौथा ऑप्शन है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो दोस्तों बताओ खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो दोस्तों जो खाद्यान्नों की कृषि है वो नवपाषाण काल में हुई। देखो नवपाषाण काल में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी। एक हुआ था कि आग का प्रयोग करना सीख लिया था और वो खेती करना सीख लिया था, और वह एक जगह स्थायी निवासी भी बनने लगा था और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लिखा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ठीक है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो पहला ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, दूसरा है शिवालिक पहाड़ियाँ, तीसरा है नलमाला
नलमला पहाड़ियाँ, या चौथा ऑप्शन है नर्मदा घाटी। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो बताइए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ऑप्शन सी जौ। ठीक है, तो मानव ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया था। ठीक है, किसका? जौ का प्रयोग किया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डी हवा से, ठीक है, कोल्डी हवा से, या लहुरा देव से, या मेहरगढ़ से, या टोकवा से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों लहुरा देश से आपके प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यानी स्थायी जीवन मतलब जहाँ से लोग रहने लगे थे। तो पहला ऑप्शन है धोलावीरा, दूसरा ऑप्शन है किले गुल मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, या डी ऑप्शन है मेहरगढ़। तो दोस्तों ये जो प्राचीनतम स्थायी मिले हैं वो है मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़, यानी डी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, पहला ऑप्शन है, दूसरा है बुर्ज होम से, तीसरा है कोल्डी हवा से, या डी ऑप्शन है मेहरगढ़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो आपके मेहरगढ़ से मिले हैं, यानी आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, मेहरगढ़ इसका आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मतलब निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है ताम्रपाषाण युग, या चौथा ऑप्शन है लौह युग। तो दोस्तों जो चाकोलिथिक युग है वो हमारा ताम्रपाषाण युग है। कौन सा है? ताम्रपाषाण युग, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी किस एक स्थल से पुरास्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है अमरी, कौन सा? पहला है अमरी, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है कोट दीजी, और डी ऑप्शन है कालीबंगा। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कि किस एक स्थल से हड़प्पा तक के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर दोस्तों होगा बी मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ से प्राचीन से लेकर यानी पुरास्थल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? पहला है के.डी. वाजपेयी ने, या दूसरा ऑप्शन है बी.एस. कंकड़ ने, और तीसरा ऑप्शन है एच.डी. संकालिया ने, और चौथा ऑप्शन है मार्टी मल्लार ने। ठीक है, तो इसका आंसर है कि नवदा टोली का जो उत्खनन है वो एच.डी. संकालिया ने किया था। ठीक है, एच.डी. संकालिया ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन, उसी के जस्ट आगे है
कि नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सुनिए, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है बुधियाल, दूसरा है संगनकल्लू, तीसरा है कोल्डी हवा, चौथा है ब्रह्मगिरी। तो दोस्तों राख का जो टीला है वो हमारा संगनकल्लू से स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? संगनकल्लू। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है गुफाओं के शैलचित्र, दूसरा है खनिज, तीसरा है बौद्ध प्रतिमाएं, या चौथा ऑप्शन है सोन नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं हैं सर्वप्रथम वो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गुफाओं के शैलचित्र यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है गगरिया, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा है लेखाहिया, चौथा है आदमगढ़। ठीक है, तो सर्वाधिक शैलचित्र किस में प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर दोस्तों होगा भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं से सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 26 नंबर। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर संविधान के भी क्वेश्चन देख लीजिए। हम लोग संविधान की 40 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है अजंता, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा है बाघ, और चौथा है अमरावती। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला है अजंता, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा है बाघ, चौथा है अमरावती। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, भीमबेटका। ठीक है, चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भीमबेटका। तो इसका भी आंसर बी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अच्छा सवाल है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? पहला ऑप्शन है भीमबेटका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी, तीसरा ऑप्शन है सिंगरौली, चौथा ऑप्शन है अब्दुल्लागंज रायसेन। अब देखो दोस्तों, वैसे नॉर्मली हम लोगों को ये पता है कि भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो आपको कहाँ से प्राप्त कहाँ हैं? भोपाल में हैं। लेकिन भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित अब्दुल्लागंज रायसेन है। ठीक है, कौन है? अब्दुल्लागंज रायसेन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर भोपाल और अब्दुल्लागंज रायसेन दोनों आ गया है। तो भोपाल से 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है ये, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में भी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 पर, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, दूसरा ऑप्शन है बुर्जहोम, तीसरा है चिरांद, चौथा ऑप्शन है मस्की। चौथा ऑप्शन कौन सा है? मस्की। ठीक है, तो बताइए ज़रा क्या होगा, और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर है बुर्जहोम। कौन सा है? बुर्जहोम, यानी बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्या है कि निम्नलिखित बुर्जहोम में
कुत्ते के कंकाल भी मनुष्य के साथ मिले हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है बुर्ज होम से, दूसरा है गगरिया से, तीसरा है संगनकल्लू से, चौथा है ब्रह्मगिरी से। गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन आपके 4 मैंने आपको दे रखे हैं, बुर्ज होम से, गगरिया से, संगनकल्लू से। तो बताना है इसका आंसर, तो आंसर होगा ए। कौन सा दोस्तों? ए, यानी बुर्ज होम से। ठीक है, तो गर्त आवास सबसे पहले कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है वैदिक सभ्यता, चौथा है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो दोस्तों बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ संबंधित? तो आप कहोगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही तो है, जिसका काल कितना है? 2250 से 1750 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं संविधान के तो उनको भी देख लीजिए। धन्यवाद।